रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी कि रीट्स, इनमें इतना दम है कि वो आने वाले कुछ सालों में भारत के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अरबों का इंतजाम कर सकें। लेकिन बजट के बाद से सेक्टर थोड़ा असमंजस में है। जानकार मानते हैं कि रीट्स को लेकर सरकार को अपना रवैया साफ करना होगा, फिर वो टैक्स से जुड़ा हो या ऐसे नियमों से जिनमें बदलाव कर निवेशकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। निखिल नारायण शिवदास की ये रिपोर्ट। इस साल के केंद्रीय बजट ने कुल मिलाकर रियल एस्टेट सेक्टर को मायूस किया, लेकिन जहां तक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स या रीट्स के कानून स्पष्ट करने का सवाल है, उसमें कुछ खुशी मिली और कुछ गम। सच कहूं तो रिट के नजरिए से अकेली अच्छी बात ब्याज पास थ्रू होने की इजाजत है। जो समस्याएं रिट्स के सामने हैं, जिनके लिए निवेशक इसमें पैसा लगा सकते हैं, दुर्भाग्य से उन पर ध्यान नहीं दिया गया है। जानकारों की माने तो वित्त मंत्री ने कुछ मामलों पर स्पष्ट नीति बनाई है, जैसे प्रायोजक इकाइयों को कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट देकर उन्हें आईपीओ के दर्जे पर लाना, किराए की आमदनी पर पास थ्रू की इजाजत दी गई है और सरकार को उम्मीद है कि ये रीट्स में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए काफी होगा। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उनकी मांग है कि रीट्स को संपत्ति ट्रांसफर करने पर स्टैंप ड्यूटी की माफी मिले, IRDA निवेश नियमों में तब्दीली करके बीमा सेक्टर को रीट्स में निवेश की अनुमति मिले, जिससे निवेशकों का दायरा बढ़े और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पर टैक्स की छूट मिले। इस बारे में सफाई नहीं है कि दोनों को कैसे निभाया जाएगा, जैसे DDT और MAT पर पास थ्रू ऑन कायम है। अगर इसका यही असर होगा तो छोटे निवेशक को भी मिलने वाला मुनाफा कम होगा। उस पर 5% सालाना कैपिटल अप्रिसिएशन जोड़ लीजिए तो 10 से 12% मिलेगा। तो मुझे लगता नहीं कि भारतीय निवेशक इसमें निवेश करेंगे। फलते फूलते रीट्स बाजार से भारत में अगले कुछ सालों में 12 अरब डॉलर का निवेश आने का अंदाजा है, जिससे DLF फीनिक्स मिल्स, प्रेस्टीज एस्टेट, RMZ ग्रुप, के राहेजा ग्रुप और ब्लैकस्टोन एम्बेसी ऑफिस पार्क्स जैसी कंपनियों को फायदा होगा, क्योंकि इनके पास रीट्स में लिस्ट करने के मकसद से काफी संपत्ति पड़ी हुई है। लेकिन अब इनमें से कुछ डेवलपर्स अपनी योजनाओं को तब तक ठंडे बस्ते में रख रहे हैं जब तक रीट्स के नियम और स्पष्ट न हो जाएं। As a business plan, I think we are ready. हमारा बिजनेस प्लान तैयार है, लेकिन नीति ही समझ में नहीं आएगी तो क्या करेंगे? Yet to come. सेक्टर ने उम्मीद नहीं छोड़ी है और वित्तीय बिल मंजूर होने से पहले सरकार से इस बारे में बात की जा रही है, लेकिन इस बात के संकेत कम ही हैं कि कोई तब्दीली आएगी। NDTV को पता चला है कि कई डेवलपर्स निवेशकों और वितरकों से सलाह करके ये देख रहे हैं कि रीट्स का उसकी मौजूदा शक्ल में कैसे फायदा उठाया जा सके। इसलिए हैरत नहीं होनी चाहिए अगर इसी साल भारतीय रीट्स लिस्ट होने की शुरुआत हो जाए। तो कुछ ऐसे लोग हैं, इंस्टीट्यूशनल ओनर्स हैं या डेवलपर्स हैं, चाहे वो DLF हो या ब्लैकस्टोन हो या कुछ और ऐसे डेवलपर्स, के राहेजा कॉर्प हो, उनके पास कुछ मिनिमम इकोनॉमिक साइज ऑफ क्वांटिटी है। 30 to 50 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस उनके पास ऑलरेडी है, जहां पर रेंट जनरेट हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये रीट इस साल में अगर हो सकता है तो उसकी तैयारियां तो हैं, लेकिन काफ़ी अड़चनें होंगी उसमें, चाहे वो कंपनीज एक्ट में हो, सेबी के रेगुलेशंस में हो या टैक्स में हो। आई एम वेरी होपफुल दैट विदिन दी मुझे पूरी उम्मीद है कि 2015-16 में कम से कम 1 या 2 REIT शुरू हो जाएंगे। That'll happen. I'm certainly very hopeful. रीट्स के लिए ज्यादातर मांगे पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन उसके लिए जमीन जरूर तैयार हो गई है। देखते हैं कौन बिल्डर पहला कदम उठाता है। मुंबई से निखिल नारायण शिवदास की रिपोर्ट, NDTV। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है निरंजन हीरानंदानी, जो कि को-फाउंडर और चेयरमैन है हीरानंदानी ग्रुप के, और अमित गोयनका है MD एंड CEO नाइसिस फाइनेंस के। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हीरानंदानी साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि जब से रीट्स की घोषणा हुई उसके बाद से ही बहुत ज़्यादा उम्मीदें उनसे लगाई जाने लगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार इसको रीट्स को लेकर के बहुत धीमी गति से चल रही है और सही कदम नहीं उठा रही है? नहीं, मेरे अंदाज से कदम तो सही उठा रही है और डायरेक्शन भी सही है, लेकिन उन्होंने पूरा कदम पूरा नहीं किया। तो मेरे अंदाज से 1 स्टेप या 2 स्टेप्स बाकी है। उसके अलावा बाकी उन्होंने जो भी कदम लिए हैं इन टर्म्स ऑफ सेबी के क्लियरेंस
और जो भी जरूरत थी कैपिटल गेन्स टैक्स की तरफ से, उन्होंने दोनों कदम सही से लिए हैं और बहुत अच्छी रीत से लिए है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा सेबी ने जो इंतजाम किया है ट्रांसपेरेंसी के बारे में, मेरे अंदाज से बहुत बेहतरीन रहा है और इंटरनेशनल इन्वेस्टर को बहुत अच्छा ही लगेगा। बाकी रही एक बात, एक खामी रही, एक अड़चन रही, एक मुद्दा रहा, वो है मैट, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। उसके बारे में सरकार ने कुछ किया नहीं है और मेरे अंदाज से जब तक मैट की इश्यू पूरी नहीं होगी, जो इन्वेस्टमेंट लोग करना चाहते हैं वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो टैक्सेबिलिटी नहीं थी ओरिजिनल आइडिया में, वो अब टैक्सेबिलिटी रही, इसलिए शायद वो वैल्यूएशन नहीं रहेंगे। बहुत लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर हिचकिचाएंगे कि ये मैट क्यों कंटिन्यू हुआ है। जी अमित, जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मेरे सामने ये भी आंकड़े आए कि अगर कोई कंपनी लिस्ट करती है रीट स्ट्रक्चर के अंडर तो उसकी टैक्सेशन ज़्यादा हो जाती। क्या वाकई में ऐसा है कि 25 से कह रहे हैं 50% हो जाएगी? बात सही है कि अगर कोई एसपीवी के तहत या कंपनी स्ट्रक्चर के तहत अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको पूरी पास थ्रू की मान्यता नहीं दी गई है। जो भी आपका कंपनी लॉ और कंपनी टैक्सेशन के जो कानून हैं वो उस पर लागू होंगे। मतलब आपको पूरा का पूरा जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो लागू होगा और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी लागू होगा, जो आज मिला के करीब 45% तक आपका जो यील्ड है वो कम हो जाता है। हाँ, उसके बाद जो डिविडेंड जाएगा ट्रस्ट को या फंड को, वो फिर पास थ्रू हो जाता है, मगर ये काफ़ी भारी मात्रा का टैक्स जो है वो कंपनी लेवल पर लागू होता है। और क्योंकि काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो एसपीवी के बतौर ही किए जाते हैं और क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी का इम्पैक्ट होता है अगर हम डायरेक्ट एसेट ट्रांसफ़र या सेल करते हैं फंड को, तो इसके लिए जनरली एसपीवी का निर्माण किया गया है इन्वेस्टमेंट्स करते समय। तो इसमें डेफिनेटली ये काफ़ी नुकसानदायक होगा इन्वेस्टरों के लिए। जी हीरानंदानी साहब, तो आप क्या मानते हैं कि वो इंसेंटिव क्या होंगे जिससे कि सब रीट स्ट्रक्चर के तहत आने उनका मतलब वो आना चाहें, ऐसी कौन से इंसेंटिव्स दिए जा सकते थे? मेरे अंदाज से पहली बात यह है कि एक पास थ्रू किया गया है, तो वो एक बहुत सही बात किया है कि पास थ्रू ये रीट के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। सेकेंड इंसेंटिव ये है कि वो कैपिटल गेन्स टैक्स की बेनिफिट मिल रही है पहली बार जब ये ट्रांसफ़र करते हैं, तो मेरे अंदाज से वो भी बहुत सही हुआ है और वो एक इंसेंटिव है। तीसरी बात यह है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को ये एक स्टेबल, ट्रांसपेरेंट और इजी रूट फॉर गेटिंग सिक्योर रिटर्न्स रहेंगे, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। जहां पेंशन फंड्स और इंटरनेशनल फंड्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन वो स्टेबल रिटर्न्स चाहिए, उनके लिए ये बहुत अच्छा रूट है। और मेरे अंदाज से जो प्रोजेक्ट्स रीट्स के तैयार किए जा रहे हैं वो भी AAA रेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, जहां अच्छे इमारतें बने हुए हैं, वो रेंटेड है आउट हैं और इंटरनेशनल AAA रेटेड कंपनीज को दिए गए हैं। तो मेरे अंदाज से वी आर रेडी फॉर रीट्स, द इंडस्ट्री इज रेडी फॉर रीट्स। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स बहुत ही रुचि से ये देख रहे हैं। आप ये सब सुविधा दें और अड़चने इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी निकल जाए तो मेरे अंदाज से 10-15 बिलियन डॉलर्स इस साल में आ सकता है इस रूट से। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि अमित, फिलहाल रीट्स का जो खाका है उसको देखते हुए, जो जैसे कि हीरानंदानी साहब कह रहे हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी हैं, क्या ओवरसीज इन्वेस्टर्स का ज़्यादा यहाँ इंटरेस्ट हम देखेंगे बनस्पत इसके कि हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हों? इसमें दो राय नहीं है कि जो ज़्यादा रुचि होगी वो बाहरी इन्वेस्टरों की या विदेशी निवेशकों की ही होगी। और मेरे अनुमान से जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है या जो स्थानीय इंडियन रेजिडेंट इन्वेस्टर है उसकी रुचि इनिशियली कम रहेगी, क्योंकि जो इनिशियल रिटर्न्स हैं वो कोई बहुत ज़्यादा आपको
लाभदायक नहीं दिखाई देते। दूसरा, जनरली रीट में इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं इन्वेस्ट करते। इंडिया में जनरली एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट साइकी या माइंडसेट है, जहां इन्वेस्टर्स अपना गेंस जल्दी, मुनाफा जल्दी कमाना चाहते हैं, और रीट ऐसा प्रोडक्ट है जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो जनरली जैसे हिरनंदानी साहब ने कहा कि इन पेंशन फंड्स हैं या लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फंड्स हैं, उनके लिए ज़्यादा बेहतरीन ऐसे प्रोडक्ट सूट करते हैं, जो इंडिया में ऐसा कॉर्पस इनिशियली है नहीं, और जो है चाहे वो EPF हो या LIC हो, उनको फ़िलहाल अनुमति नहीं है कि इस टाइप के प्रोडक्ट्स या इन्वेस्टमेंट स्कीम में पार्टिसिपेट करें। इसके लिए मेरे हिसाब से डोमेस्टिक रुचि काफ़ी कम रहेगी, ना के बराबर रहेगी। ज़्यादा रुचि जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से ही दिखनी चाहिए। हालांकि अभी भी जो फ्रेमवर्क है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए नहीं अवेलेबल है। एक इंटेंट है सेबी के तरफ से, मगर उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस आने हैं फेमा में और FDI रेगुलेशंस में, वो अभी तक वो रेगुलेशंस में तब्दील नहीं हुए हैं। इसके लिए अभी तक उनके लिए दरवाजे तो बंद हैं। जी, हीरानंदानी साहब, आप क्या मानते हैं कि रीट्स जो है उन पर काम अब कितनी जल्दी शुरू होना चाहिए सरकार की तरफ से, और जो टैक्स को लेकर के जो क्लैरिटी आप लोग चाहते हैं, वो आप क्या उम्मीद करते हैं कि कब तक मिल सकती है? मेरे अंदाज से बजट में दे सकते हैं। अभी भी बजट ओपन है, उनके जो अमेंडमेंट जरूरत है मैट के बारे में वो जरूर दे सकते हैं। एज फार एज स्टैंप ड्यूटी एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो मेरे अंदाज से सेबी को इसको स्टेट्स को एजिटेट करना पड़ेगा, और वो होते हुए ही मेरे अंदाज से ट्रांसफर्स विल टेक प्लेस। बट आई थिंक द प्लेटफॉर्म इज रेडी फॉर रीट्स टू बी इशूड। 5-6 महीने के अंदर आई थिंक रीट्स विल टेक ऑफ. All these issues will get clarified and completed. So maybe within about 18 months' time, we should get about $10 billion of REIT funds coming into the market. 18 महीने में $10 बिलियन का रीट फंड, ये आप अनुमान लगा रही हैं, एक बड़ा आंकड़ा है। अमित, आप क्या कहेंगे, क्या वाकई में इतना बड़ा इंजेक्शन एक तरह से लाइफ सेविंग होगा ये रियल एस्टेट के लिए? क्या ये मिलने वाला है? डेफिनेटली इतना फंड रिलीज होने की संभावना है। क्या ये 18 महीने में हो पाएगा, ये मैं कह नहीं सकता हूँ इस समय, क्योंकि ये काफ़ी नया प्रोडक्ट है। एक दो जो फर्स्ट मूवर्स होंगे जिन्होंने ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो बनाया है, सबकी निगाहें उन पर हैं, या जो डेवलपमेंट कंपनीज़ है जिनके पास काफ़ी भारी मात्रा में रेंटेड कमर्शियल एसेट्स हैं, उन पे निगाहें टिकी होंगी। उनके एंट्री के बाद, और मुझे नहीं लगता ये एक या दो जो एंट्रेंस हैं उनके पास फ़िलहाल में $10 बिलियन के एसेट्स हैं, हो सकता है $2 से $4 बिलियन के एसेट्स आएँ इनिशियली 12 से 18 महीने में। उनके तरफ क्या रुचि बनती है, उनका क्या परफॉर्मेंस होता है, वो किस तरीके की जद्दोजहद से गुजर के आगे फाइनली मार्केट में आते हैं और उनको एक्सेप्टेंस मिलती है, ये देखकर फिर आगे मार्केट चलेगा, आगे और एसेट्स का कंट्रीब्यूशन आएगा और रीट फंड्स आगे आएंगे। बट डेफिनेटली मेरे हिसाब से अगले 12 से 18 महीना काफ़ी क्रिटिकल है ये पूरा फ्रेमवर्क, ये पूरे रेगुलेशंस को टेस्ट करने के लिए। जी, इस पूरी चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो रीट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रियल एस्टेट मार्केट को, ये तो हम समझ ही गए। एक तरह से नई जान फूंक देगा ये रियल एस्टेट में, और इस पर सरकार को अपनी मंशा साफ करनी ही पड़ेगी कि वो आगे कहां तक इस मुद्दे को ले जाएंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब।